अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हमारे पास बड़ी तकड़ी किस्म की जो है वो न्यूज़ हैं और ये होगा कि व्लॉग मेरे ख्याल में थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आपने हमारे व्लॉग को मुकम्मल देखना है, क्योंकि जो आज हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिक्स की, उसके अंदर ये चीज़ें आपको होती हुई भी नज़र आएंगी। जो हमने ब्लॉग के अंदर बात करनी है वो तीन अहम न्यूज़ हैं। एक तो यह है कि तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। अब ये कब, किस केस के अंदर और कैसे जो पाबंदी लगेगी, और दूसरे नंबर पर साइफर केस कैसे इमरान की गर्दन का फंदा बनते जा रहा है, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो गई हैं साइफर केस के अंदर और कैसे इमरान खान साइफर केस के अंदर जो है वो जकड़ गए हैं। और जो तीसरी खबर है वो बड़ी अहम है कि आर्मी चीफ ने प्रैक्टिकली कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। इन तीनों न्यूज़ के ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तरीके इंसाफ की, चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तरीके इंसाफ के ऊपर कैसे पाबंदी लग सकती है और किस केस के अंदर लगेगी, और इसके अंदर जो हमारे आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या किरदार होगा, इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। और आज से कुछ दिन कबल, आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते कबल, मैंने एक ब्लॉग किया था, उसके अंदर आपको बताया था कि तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। ना तरीके इंसाफ होगी और ना ही इलेक्शन के अंदर तरीके इंसाफ के बैट का निशान आपको मिलेगा। और ये खबर उस वक्त जो ब्रेक हमने की थी वो इस लिहाज से की थी, हमारे पास जो सबूत था वो ये था कि चूँकि राजा रियाज में अपोजिशन जो लीडर थे साहब का, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, क्योंकि उस वक्त वो अपोजिशन लीडर थे और उन्हीं ने ही नए जो पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी उन्हीं ने अपॉइंट करवाया था। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने ताकतवर आखिरी टाइम के अंदर हो गए थे और उनको कहाँ से ये सारी मैसेजिंग आती थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ना तरीके इंसाफ होगी, ना तरीके इंसाफ के बल्ले का निशान होगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है वो एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं, भले आपका उनसे इख्तलाफ होगा, हो सकता है किसी भी शख्स का इख्तलाफ होता है, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी होता है। वो हैं जी सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम के अंदर भी इस चीज़ की, उसके उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसके ऊपर बरमिला कहा है कि वो गारंटी से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले इलेक्शन फरवरी से आगे नहीं जाएंगे, फरवरी से एक दिन भी लेट नहीं होंगे, फरवरी के अंदर ही इलेक्शन होंगे। और जब ये इलेक्शन होंगे तरीके इंसाफ नहीं होगी और ना ही जो है वो बल्ले का निशान होगा, बैट का निशान भी नहीं होगा, तो इट्स मीन के तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। अब अगर पाबंदी लगने जा रही है तो कैसे लगेगी? सबसे पहले ज़ाहिर है वो चीज़ें पेश की जाएंगी, वो प्रूफ जो है वो इस बतौर जमात तरीके इंसाफ के वो सामने लाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगानी है और जो बैट का इनको सिंबल दिया गया है इलेक्शन के लिए उसको वापस लेना है। और फिर अगर पाबंदी लग जाती है तो वो मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ज़ाहिर है तरीके इंसाफ इसको चैलेंज करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जिन्होंने 16 सितंबर को रिटायर्ड हो जाना है। और उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा ने आना है, वही जस्टिस फाइज ईसा जिनके खिलाफ तरीके इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि जस्टिस फाइज ईसा और जो उनकी अहलियाँ हैं तरीके इंसाफ के अपने टेन्योर के अंदर, अपनी गवर्नमेंट के अंदर, के इनको ज़लील और रुस्वा किया जाए। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, ये अलग बात है, वो कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन फिर भी मैं आपको जहाँ तक मैं जस्टिस फाइज ईसा को जानता हूँ या फिर उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में लोगों से सुना है, तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि जस्टिस फाइज ईसा कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले हैं। वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं रखते कि किसी ने मुझे रगड़ा लगाया था तो मैं भी अब उसे रगड़ा लगाऊं। लेकिन फिर भी उनके हाथ बंध जाएंगे, वो भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे एविडेंस तरीके इंसाफ के हवाले से, चेयरमैन तरीके इंसाफ के हवाले से वो मौजूद है इदारों के पास। और ये मैं बात कर रहा हूँ 9 मई के बाद के वाक़यात की। जो 9 मई को जो कुछ हुआ था, इदारों के पास पूरे सबूत मौजूद हैं कि कैसे तरीके इंसाफ ने जो वो प्लानिंग के साथ मुकम्मल स्ट्रेटजी बना के और एक मुकम्मल भरपूर किस्म की इन्होंने साजिश तैयार की। और साजिश के तहत जो वो आर्मी की इमलाक को, आर्मी की तनसीबात को, और सबसे बड़ी बात जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बात जो है वो एक ओपन की थी, एक्सपोज की थी कि आर्मी के अंदर इमरान इनकलाब लाना चाहते हैं, यानी कि टॉप की जो लीडरशिप है ना उसको तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी का आर्मी चीफ जो वो लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पाक फौज के इदारे की तनसीबात और इमलाक के ऊपर जो वो हमला किया था। अब वो तमाम इनके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, कैसे एविडेंस मौजूद हैं। पहले नंबर के ऊपर तो इनकी पहले से वो प्लानिंग की जो चीज़ें वो ऑलरेडी मौजूद थी, इदारे ज़ाहिर वो हर बात सुनते हैं। दूसरी बात कि तरीके इंसाफ की वो वीडियोज़ हैं, वो जो है वो ऑडियोज़ लीक की हुई हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान तो हमारी रेड लाइन था, इन्होंने हमारी रेड लाइन को छुआ, इमरान को गिरफ्तार किया तो हम तो इनकी रेड लाइन की ऐसी तैसी करते हैं।
यानी कि आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, अगर आपको याद होगा कि जब ज़मान पार्क के अंदर रोज़ाना अनाउंसमेंट होती थी कि आज कप्तान को जब वो गिरफ्तार किया जाए, वर्कर पहुंचे, कप्तान को गिरफ्तार किया जाएगा, वर्कर बनी ज़मान पार्क के अंदर पहुंचे, तो उस वक्त वहां से जो तकरीरें की जाती थी, कहा जाता था कि कप्तान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब क्या है कि सबसे आखिरी जो चीज़ है, हमारी जो हद है, वो इमरान खान है। यानी कि अगर इमरान खान ने इमरान को आपने टच किया, आपने उन्हें गिरफ्तार किया या उन्हें सजा दी, तो हमारे लिए इदारे कोई मानी नहीं रखते, हमारे लिए रियासत पाकिस्तान कोई मानी नहीं रखती, हमारे लिए अगर कोई चीज़ मानी रखती है तो वो इमरान खान रखता है। ये लोग क्यों कहते थे? इससे पहले कभी आपने रेड लाइन का नाम भी शायद नहीं सुना होगा, किसी लीडर के लिए किसी ने कहा वो हमारी रेड लाइन है। तो ये इसलिए कहा जा रहा था कि उस वक्त इन लोगों के माइंड के अंदर फीड किया गया था कि आपके लिए इमरान खान है, इमरान खान को अगर जर पहुंचती है, कहीं से नुकसान होता है, कहीं उन्हें जेल होती है या वो कानून के शिकंजे के अंदर आते हैं, तो आपने ईंट से ईंट बजा देनी है, आपने इनकी बैंड बजा देनी है। वो किसकी बजा देनी है? वो जाहिर है पिछले कितने अरसे से वो हमले कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, नए आर्मी चीफ की तैनाती के दरमियान किस तरह उन्हें रोड़े अटकाए। तो ये सारा सिनेरियो पहले से डेवलप किया हुआ था। अब इनकी जो ऑडियोज हुई, जो इनकी वीडियोज सामने आई, उनसे तो बड़ा वाज़ेह लगता है कि इन्होंने हमारी रेड लाइन को छेड़ा था, हमने इनकी रेड लाइन की ऐसी की तैसी कर दी। तो ये तहरीक इंसाफ की बाकायदा वो ऑडियोज वीडियोज मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे पार्टी रहनुमा है या दूसरे, वो इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि इमरान ने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने फलां जगह आर्मी की तनसीबात और इमला के ऊपर हमला करना है। और ये ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि जिन एविडेंस की रोशनी के अंदर तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन से पहले ही जो है वो उसका काला कामा कर दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी और साथ में तहरीक इंसाफ से सिंबल भी छिन जाएगा। ये अलग बात है कि MQM को भी बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद MQM जो है वो बैन नहीं कर पाई उसको। उसकी बड़ी वजह ये थी कि कुछ तो एविडेंस ऐसे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी किसी पॉलिटिकल जमात ने या किसी ने भी, इवन किसी की भी बात करें, उन्होंने ऐसे आर्मी की तनसीबात, आर्मी की इमलाक के ऊपर हमला नहीं किया था। जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जैसे बगावत आर्मी के अंदर पैदा करने की कोशिश की और जैसे इन्होंने आर्मी के अंदर इनकलाब जो वो लाना चाहते थे, तो ये वो सारी चीज़ें जो आज से पहले कभी पाकिस्तान के अंदर रोनमा नहीं हुई थी। इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ को आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आने वाले टाइम के अंदर इदारे तस्वर नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ हो जाएगी बैन। और इसके सिलसिले के अंदर जब एविडेंस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल में जैसे फाइज ईसा भी इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को बचाने में नाकाम हो जाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे। अब आते हैं जी दूसरा जो चीज़ आती है, दूसरा जो है, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बताते चलें कि जैसे ही 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके बाद आप देखें आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देख लें, DGISI की स्टेटमेंट देख लें, DGISPR की जो वो आप स्टेटमेंट देख लें, आप साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देख लें, नए जो प्राइम मिनिस्टर अभी आए हुए हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनकी स्टेटमेंट देख लें 9 मई के वाक़यात के ऊपर, और उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे और आज के वज़ीर दाखिला, सब एक पॉइंट के ऊपर फोकस है कि जो कुछ भी हुआ है 9 मई को, इसके जो मास्टरमाइंड थे, जो इसके प्लानर थे, जिन्होंने ये साजिश तैयार की थी, जिन्होंने आर्मी के ऊपर इतना शदीद किस्म का हमला जो है वो करवाया है, उसको अंजाम तक पहुँचाना है। यानी कि जो मेन किरदार थे उनको हमने अंजाम तक पहुँचाना है, और मेन किरदार कौन थे वो आप भी समझ सकते हैं, और इसी के ऊपर आप काम जो है वो शुरू हो गया है। अब आते हैं जी दूसरे स्टेज के ऊपर। दूसरे स्टेज की अगर बात की जाए तो वो ये है कि साइफर केस इमरान के लिए कैसे फंदा बनता जा रहा है। साइफर केस की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। साइफर केस के ऊपर चंद चीज़ें जो इमरान के इंतहाई अगेंस्ट जा रही हैं, और सबसे पहले आपको बात बताएं कि साइफर केस के अंदर जो इमरान के खिलाफ मुकदमा हुआ है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुआ है, जो 1923 का कानून बना हुआ है। 1923 के कानून के मुताबिक इमरान के खिलाफ ये जो है वो मुकदमा हुआ है, और इसके अंदर एक शिक बड़ी सख्त किस्म की है, जिसे शिक नंबर 5 आप कह सकते हैं। और वो ऐसी शिक है, अगर उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगी, ऐसी शिक है जो कहती है कि अगर कोई भी ऑफिशियल्स, कोई बड़ा अफसर है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है या कोई भी है, इवन वो उसके पास अगर उसके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, कोई उसके पास ऐसी मालूमात थी, कोई उसके पास ऐसे मंसूबा था कि जिसको उसे बताया गया था कि इसको आपने शेयर नहीं करना, पब्लिक नहीं करना, इसके बावजूद वो बदनीति से और जानबूझकर उसको पब्लिक करता है, तो इस सिलसिले के अंदर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक नंबर जो 5 है, वो ये सजा सुनाती है कि कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की उसको कैद हो सकती है। लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसा काम कर रहा है, यानी कि अगर जानबूझ के नहीं भी कर रहा, तो भी 2 साल की सजा जो है वो पक्की है, वो तो कन्फर्म है, जिसे आप कह सकते हैं ना वो वाजिब है, वो वाजिब है इमरान के ऊपर। लेकिन ये अगर क्लियर हो गया, ये साबित हो गया कि इन्होंने जानबूझ के डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया था, उस सिलसिले के अंदर 14 साल तक भी और सजाए मौत तक भी हो सकती है। अब ये सबूत कौन कौन से इमरान के जो वो वाले से सामने आए, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर की आंख होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का दिमाग होता है, वो प्राइम मिनिस्टर की जबान होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का कान होता है। यानी कि आप कह सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो शख्स था जिसको इमरान ने कहा था बड़ा ईमानदार है, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। उसी शख्स ने जाके कोर्ट के अंदर ये कहा है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान को साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान, उन्होंने साइफर अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये उसी शख्स का कहना है, आज़म खान का। और फिर उसने कहा जी अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद को रोकने के लिए कप्तान ने जो वो साइफर को इस्तेमाल किया, अदम एतमाद से रोका जाए और अपनी हुकूमत को दवाम बख्शा जाए, इसके लिए जो इन्होंने साइफर, इस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो लागू होता है, इसी वजह से इनके ऊपर लागू हो रहा है। और उन्होंने कहा जी जब मैंने साइफर इमरान को दिया तो वो बहुत खुश हुए। इन्होंने कहा कि अमेरिकी की गलती हो गई है, अमेरिका से गलती हो गई है। मुझे कहा कि साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमने बयानियाँ बनाने के अंदर इस्तेमाल करना है, तो लग जाओ जी इसके ऊपर, आपने बयानियाँ बनाना है। वो जो गद्दारी के फतवे आ गए थे ना, उनके ऊपर जो इन्होंने काम शुरू कर दिया था। हमने इमरान को समझाया कि साइफर सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, इसे आप अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन वो नहीं माने। और उन्होंने कहा जी अपनी हुकूमत जाने पर या तरीके अदम एतमाद को गैर मुल्की मुदाखलत से हमने जोड़ना है। तो नाज़रीन उस वक्त एक ऑडियो भी लीक हुई थी, और अगर उस ऑडियो की बात करें तो उस ऑडियो का भी फोरेंसिक हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि वो ऑडियो भी जेन्युइन है, जिसके अंदर इमरान ने कहा था अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने साइफर के ऊपर खेलना है, यानी कि साइफर को नथी करना है साजिश से, और ये कहना है कि ये एक बैरूनी साजिश है जिसके मोहरे पाकिस्तान के अंदर है, और हमने यहाँ पे अपोजिशन इन लोगों को टारगेट करना है कि ये गद्दार हैं, मुझे हटा रहे हैं किसी बाहर के मुल्क के कहने के ऊपर। वो भी ऑडियो जेन्युइन निकल आ रही है, यानी कि कैसे वो ड्रामा सारे के सारा एक्सपोज हो गए। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर उस साइफर को बेस बना के इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करने की कोशिश की, अपोजिशन के खिलाफ जो वो इस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की, और अब जो है वो फिर आपसे वो साइफर गुम हो गया। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो साइफर केस अब जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, FIA के सामने, यही इमरान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इन्होंने FIA के सामने भी और मजिस्ट्रेट के सामने भी ये तमाम के तमाम बयान दिए हैं। वो वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। उन्होंने मुकम्मल तफसील दी है कि हमने कप्तान को ये कहा था कि आप इस साइफर को सियासी इस्तेमाल के अंदर ना लाएं, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कप्तान ने कैसे इसको खेला, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं जी उस चीज़ के ऊपर कि आर्मी चीफ ने प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर जो वो कैसे कंट्रोल संभाल लिया है। और आपने देखा होगा कि साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, कप्तान की गवर्नमेंट के अंदर जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल आए थे, थोड़ा सा इकानमी जो वो पाकिस्तान की डगमगा गई थी, तो उस वक्त उन्होंने भी बिजनेस मीटिंग करना शुरू कर दी थी। यानी कि जो बिजनेस टाइकून थे, जो बड़े बड़े ताजर थे, उनकी तंजीमों के जो हेड थे, जो उनको लीड कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें उनकी शुरू हो गई थी। बैरूनी ममालिक के उनके दौरे भी शुरू हो गए थे, ताकि पाकिस्तान की मैशत को दोबारा से जो वो पटरी के ऊपर लाया जाए। और अब जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ एक ताजरों से मुलाकात की है। कहा जा रहा है 80 से 100 के करीब जो वो ताजर थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की। और बेसिकली मुलाकात की वजह भी यही है कि जाके इन लोगों को यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से मंदी का रुझान था, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यहाँ किया है। और दूसरे नंबर आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी उतार चढ़ाव जो वो बन गया था, खतरा था कि सदर पाकिस्तान कोई ऐसा जो अब वो बयान दे देंगे, वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे या कुछ भी कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। तो उस सिलसिले के अंदर उन्होंने बजाते खुद जाके जो है सदर पाकिस्तान से मुलाकात की। अब उनको समझाया, किस तरीके से समझाया, अपना तरीका इस्तेमाल किया, सियासी तरीका इस्तेमाल किया, या फिर जो जर्नल्स का अपना तरीका होता है वो इस्तेमाल किया। लेकिन बहरकैफ वो मैदान के अंदर आ गए हैं। अब प्रैक्टिकली आपको देखने को भी मिला होगा कि पहले भी उन्होंने कई जो वो प्रोग्राम्स किए, उनके अंदर वो उन्होंने शिरकत की, और अब जाके उन्होंने सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात कर ली है। और मुलाकात के बाद इन्होंने जो पहला इकदाम उठाया वो ये है कि ताजरों से मुलाकात शुरू की है। और बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो इमरान की गवर्नमेंट के अंदर जनरल बाजवा किया करते थे, अभी से आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आगे भी जो है वो आप देखेंगे कि यही जो है वो ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की मैशत को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में ये काम ऐसे ही करेंगे।